नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने दूसरा लेसन पूरा कर लिया है। केमिस्ट्री का सेकंड लेसन विलियन कंप्लीट हो गया। आज से हमारा एक नया लेसन स्टार्ट होगा, वैद्युत रसायन। बेटा, वैद्युत रसायन थोड़ा सा बड़ा लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। मैं इस पे लगभग 20 वीडियो बनेंगी और आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को भी मैं वैद्युत रसायन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट में एक ग्रुप बनाकर उसमें वीडियो पोस्ट करता रहूंगा और आप लोग वहां से पढ़ेंगे। बेटा, आज हम लोग वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। वैद्युत रसायन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उसे हम लोग सीखते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं विद्युत सुचालक। इसे विद्युत चालक भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, क्या है विद्युत चालक? बेटा, वो सभी पदार्थ जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन्हीं पदार्थों को विद्युत सुचालक या विद्युत कुचालक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे धातुएं। बेटा, धातुएं बोल देने से जितनी धातुएं हैं सबका बोध हो गया। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं, ठीक है। तो धातुएं बोल देने से, धातु वो है बेटा जो धनायन बनाती है ना। तो धातुओं में इलेक्ट्रिक को पास करने की क्षमता होती है। इसके अलावा धातुओं के अलावा धातु के लवण, बेटा धातु का लवण का जलीय विलयन, धातु का लवण जैसे NaCl जलीय यानी पानी में से घोल देते हैं, तो बेटा बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, आयन बन गया। ये भी विद्युत का चालन करेगा। तो कहने का मतलब विद्युत चालक या विद्युत सुचालक आप जान गए हैं, ठीक है। उदाहरण से भैया, जैसे एक शब्द आता है धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है। भैया, जैसे ये बात है कि भैया आप खाना क्यों खाते हो, तो सीधा सा उत्तर है सर, मैं खाना इसलिए खाता हूं क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार में यदि आपसे पूछूं धातुओं में विद्युत का संचालन क्यों होता है, तो इसका उत्तर यही है बच्चों। मैंने आपको पहले लेसन में आपको पढ़ाया था ठोस अवस्था में धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जो धातुएं होती है ना, उन धातुओं में वो जिसकी भी धातु होगी, जैसे मेरे पास Fe की धातु है ये, तो इसमें न जाने कितने Fe होंगे। तो देख रहे हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे Fe हैं, है ना। तो ये Fe जो होते हैं ना बच्चों, आयनों के रूप में होते हैं, आयनों के रूप में, और इलेक्ट्रॉनों को उसी धातु के निकाय में त्यागे होते हैं। तो 3 माइनस इसका, 3 माइनस इसका, 3 माइनस इसका। तो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना किसी धातुओं के, उसी धातु के अंदर मुक्त अवस्था में होते हैं। तो अगर ये मुक्त अवस्था में है और इसमें आप इलेक्ट्रिक को पास करेंगे, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की सहायता से विद्युत धारा का संचालन होगा धातुओं में, ठीक है। क्लियर है बात बच्चों? बात तो धातुओं में विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इसके बाद दूसरी बात, हाँ बेटा, सभी धातुएं तो लिख दिया हूं, इसके लिए एक आपको मैं अपवाद भी दे देता हूं। एक इसका अपवाद क्या कहता है? अपवाद ये कहता है ग्रेफाइट। बच्चों, ये जो ग्रेफाइट है ना, ये अधातु है क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है, ठीक है। कार्बन तो अधातु है, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। और बच्चों, ग्रेफाइट में भी विद्युत का चालन होता है, ठीक है। क्यों चालन होता है? क्योंकि जो ग्रेफाइट होती है ना, ग्रेफाइट की संरचना में डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, फलतः उनमें रेजोनेंस बनता है, अनुनाद बनता है, जिस कारण ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है विद्युत कुचालक, बिल्कुल सीधा कुचालक, जो विद्युत धारा प्रवाहित ना होने दे। भैया, ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध जल कॉमा
बर्फ, कॉमा कांच, कॉमा रबर आदि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। ये बातें तो ठीक है। वो पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत का चालन नहीं होता है, उन्हें ही विद्युत का कुचालक कहते हैं, जैसे शुद्ध जल। बात आएगी, अरे जल में तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बच्चों ध्यान से देखें, शुद्ध जल, प्योर वाटर, जिसमें पानी के अलावा कुछ ना हो, उनमें कभी भी इलेक्ट्रिक पास नहीं होती। क्या रीजन है बच्चों? होता क्या है, हमारे पास ये जो जल के अणु होते हैं ना, बहुत सारे जल के अणु होते हैं। मैं कहता हूं कोई 10 लाख जल के अणुओं में, 10 लाख जल के अणु में, एक गिलास पानी जैसे बहुत सारे H2 हैं, मैं आपको कह रहा हूं 10 लाख जल के अणुओं में कोई 0.25 या तो 0.5 या तो 1 मोल ही, 1 मोल यानी 1 H2O, यानी उससे भी कम, 10 लाख में बहुत कम जल के अणुओं का आयोनाइजेशन होता है, आयनन होता है, यानी कि जल के अणु H+OH- में बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम विघटित होते हैं। तो क्या है भैया, इनका विलायक यानी शुद्ध जल में जल के अणुओं का आयनन बहुत कम होता है। अगर रेयर है, हो भी गया, एक आध दो अणुओं का हो भी गया, तो होता क्या है, अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो होता क्या है भैया, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपल्सन करता है, दूर भेजता है, तो ये धन की ओर आना चाहेगा, और ये वाला प्लस इस हाइड्रोजन को दूर करेगा, ये ऋण की ओर आना चाहेगा। लेकिन इसके मार्ग में जानते हो बहुत सारे H2O के कण विद्यमान हैं, तो ये H2OH जो है इस जल के अणुओं से टकराता है और प्रतिरोध उत्पन्न होता है, विद्युत धारा संचालित ही नहीं होती। ठीक है, तो समझ गए, शुद्ध जल में विद्युत धारा का कोई संचालन नहीं होता। इसी प्रकार बर्फ में क्या है भैया, बर्फ आपने शुद्ध पानी का जमा लिया, बर्फ को जमाने के बाद उसके जो अणु होते हैं बिल्कुल टाइटली पैक हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो जल के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं पाते। इलेक्ट्रिसिटी जो है उनमें जब जल के अणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, आपस में पास आ जाते हैं, फलतः उन्हीं के पास आ जाने के कारण इलेक्ट्रिक जो है वो पास नहीं हो पाती। ठीक है, इसके बाद कांच और रबर तो आप जानते ही। इसके बाद बेटा अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, विद्युत चालक या विद्युत सुचालक के प्रकार। तो अब हम लोग इसी के अंदर देखेंगे विद्युत चालक के प्रकार। बेटा विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं, बनाता हूं मैं। एक पहला है धात्विक चालक, और बच्चे दूसरा है, धात्विक चालक के अलावा एक दूसरा है आपका वैद्युत अपघटनी चालक। बेटा ये आपके 2 प्रकार के हैं। एक है आपका प्रबल वैद्युत अपघट, दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट। प्रबल वैद्युत अपघट देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक है प्रबल अम्ल, एक है आपका दुर्बल प्रबल क्षार, और है सभी लवण। इसके बाद दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, ये 2 प्रकार के हैं। पहला है आपका दुर्बल अम्ल और दूसरा है आपका दुर्बल क्षार। बेटा प्रबल अम्ल के अंदर क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे HCl, H2SO4 आदि। प्रबल क्षार के अंदर क्या एग्जांपल है, NaOH, जैसे KOH आदि। सभी लवण के अंदर जैसे कॉपर सल्फेट, CuSO4, NaCl आदि। इसके बाद दुर्बल अम्ल का एग्जांपल क्या है, जैसे CH3, COOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कई भी एग्जांपल है।
अब हम लोग इनको बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे। बच्चों सबसे पहले है धात्विक चालक। धात्विक धातु वाले चालक की बात कर रहे हैं बेटा। धात्विक चालक वह चालक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इस व्यवस्था के कारण विद्युत धारा का संचालन होता है। ऐसे सभी चालक धात्विक चालक कहलाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का संचालन हो रहा है इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है, चल तो बेटा धात्विक चालक वह चालक जिनमें विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण संचालित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण संचालित होती है, ऐसे सभी चालकों को धात्विक चालक कहते हैं। चूंकि धात्विक चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की सहायता से जाती है इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है आपका वैद्युत अपघटनी चालक। बेटा वैद्युत अपघटनी का एक और नाम है आयनिक चालक, इसका एक और नाम है वैद्युत अपघट्य चालक। ठीक है, देखिए इसको मैं समझाता हूं। वे वैद्युत अपघट्य, ठीक है, वे वैद्युत अपघट्य जिनको जल में मिलाने पर एक वैद्युत अपघट्य लेता हूं जैसे NaCl। ठीक है, एक वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का मतलब जो विद्युत की उपस्थिति में अपघटित हो जाए वो वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो मैंने लिया NaCl एक वैद्युत अपघट्य है। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य को किसी जल में मिलाया जाता है, ये जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में मिलाया जाता है तो वैद्युत अपघट्य आयनों में टूट जाता है Na+Cl- और विद्युत धारा उन्हीं आयनों के सहारे पूरे विलयन में फ्लो करती है, बहती है। ठीक है, उसे ही हम लोग वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैद्युत अपघटनी चालक क्या है? आप बोलेंगे वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आयनों में टूटते हैं उनको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और वैद्युत अपघट्य को जब किसी जल में मिलाया जाता है तो वैद्युत अपघट्य आयनों में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, फलतः आयनों का निर्माण होता है और उन्हीं आयनों की सहायता से विद्युत धारा पूरे विलयन में प्रवाहित होती है। ऐसे चालक को वैद्युत अपघटनी या वैद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। वैद्युत अपघट्य चालक या वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य वो वैद्युत अपघट्य है जिनको जल में मिलाने पर 100% उनका अपघटन हो जाता है, 100% वो आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे अपघट्य को प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वो वैद्युत अपघट्य है जिनको जल में मिलाने पर उनका पूरी तरीके से आयनन नहीं होता या उनका पूरी तरीके से आयनाइजेशन नहीं होता, वो आयनों में पूरी तरीके से नहीं टूट पाते, कुछ ही अंश टूट पाता है, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य बच्चों तीन प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। बेटा सभी लवण, जितने प्रकार के लवण हैं सारे लवण प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने जब सारे लवण आपने प्रबल मान लिए तो फिर दुर्बल तो कोई बचा ही नहीं, इसीलिए देखिए दुर्बल लवण कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल वो अम्ल जो जल में मिलाने पर तुरंत आयनन में बदल जाते हैं, उनका तुरंत आयनन हो जाता है जैसे HCl H2SO4। प्रबल क्षार वो वैद्युत अपघट्य जिनको जल में मिलाने पर वो तुरंत आयनों में Na+ और OH- या OH- आयन देते हैं। मान लीजिए आप धातु नहीं भी बोलते हैं, देखिए प्रबल क्षार वो क्षार है जिनको जल में मिलाने पर वो तुरंत OH- आयन रिलीज करते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। सभी लवण मतलब जिन लवणों को जल में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उनका आयनन बहुत तेजी से होता है और उन आयननों के द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा संचालित होती है। इसके बाद दुर्बल अम्ल वो अम्ल है जिनको जल में मिलाने पर उनका आयनन स्पीड से, बहुत तेजी से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आयनन होता है, मंद गति से होता है, कुछ ही अंश में होता है, उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। फिर दुर्बल क्षार वो क्षार है जिनको जल में मिलाने पर उनका आसानी से OH- आयन रिलीज नहीं होता, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये इतना हो गया। इसके बाद अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर, वो है आपका धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। ठीक है, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी यानी वैद्युत अपघटनी
बेटा इनमें 2 नंबर का अंतर पूछा करता है कभी कभी, ठीक है। मैं आपको कम से कम 3-4 इसके अंतर समझाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन, आप समझेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला अंतर तो आप खुद ही जानते हैं, मैं आपको रियलाइज कराता हूँ, याद दिलाता हूँ, आपको याद आएगा। बेटा धात्विक चालक वह चालक है जिनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की सहायता से संचालित होती है, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। क्लियर है ना, आपको बिल्कुल पता है। फिर वैद्युत अपघटनी चालक वो चालक है जिनमें विद्युत धारा आयनों की सहायता से संचालित होती है, उन्हें वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। तो पहला अंतर तो आप खुद ही जानते थे। बेटा मैं आपको दूसरा अंतर बताऊंगा। दूसरा अंतर क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। क्या कह रहा है दूसरा अंतर? विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं किसी धातु में तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे आपको मैं बताऊं, बेटा आपके पास ये लोहे का टुकड़ा है और आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या ये लोहा गोल्ड में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु किसी दूसरी चीज में बदल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप वैद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य के रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, ये बात कह रहा है। मैं समझाता हूं कैसे परिवर्तन। बच्चों मान लीजिए हमारे पास NaCl का 1 मोल है। अब इस Na ये वैद्युत अपघट्य है, इनमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ये आयनों में बदल जाएगा। Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, देखो तो NaCl का कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल जब डिसोसिएट होता है ना तो 1 मोल सोडियम का 1 मोल क्लोरीन का बना देता है। तो देखो 1 मोल से 2 मोल जनरेट होगा, 1 मोल सोडियम के 1 मोल क्लोरीन के, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनका आयोनाइजेशन हो जाता है, वो आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, ये है परिवर्तन, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं, इनमें विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। कह रहा है धात्विक चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके द्रव्यमान का मतलब पदार्थ की मात्रा यानी उसके भार से ही रिलेशन है, द्रव्यमानों का कोई स्थानांतरण नहीं होता। जैसे मैं समझाऊं आपको, भैया हमारे पास ये धातु का टुकड़ा है और इस धातु के टुकड़े में क्या है? धातुएं जो होती है ना उनके इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होते हैं? मुक्त अवस्था में निकले होते हैं। तो जब आप इसमें विद्युत धारा संचालित करेंगे तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की सहायता से पूरी धातु में घूमती रहेगी, लेकिन उनके द्रव्यमानों का स्थानांतरण नहीं होगा। द्रव्यमानों का मतलब जिससे ये मिलकर धातु बनी है उनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, कोई दूसरा अणु इधर आ जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इस पे स्थानांतरण होता है, वो कैसे? देखो जैसे हमारे पास कोई एक पात्र है, इनमें Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ये 2 आयन हैं और बहुत सारे भी आयन हैं, ठीक है ना बच्चों, बहुत सारे आयन हैं। तो होता क्या है, मान लो इस पे हम कोई इलेक्ट्रोड लगाएं पॉजिटिव और इस पर कोई इलेक्ट्रोड लगाएं माइनस, तो होता क्या है, ये धन जो है ना इस आयन को, और आयन किस पर है? सोडियम धातु पर, तो ये धन इस धन को
रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये दूर भागता है। तो सोडियम का भार कितना होता है 23, तो देखिए 23 परमाणु भार वाला परमाणु स्थानांतरित हो रहा है। वहीं पर ये माइनस इस क्लोरीन को 35.5 इसका भार होता है, ये इसको स्थानांतरित कर रहा है किसकी तरफ, धन सिरे की ओर। तो देखिए द्रव्यमानों का स्थानांतरण हो रहा है। इसके बाद फिर इसका अगला अंतर देखते हैं, प्रतिरोध का कार्य धनायन करते हैं और इस पे प्रतिरोध का कार्य विलायक करते हैं। प्रतिरोध का कार्य विलायक करते हैं। खत्म हो गई बेटा, बस हमारा लेसन की समाप्ति है, यही तक है, ठीक है। प्रतिरोध का कार्य कौन करता है, धनायन करता है। समझाता हूं बेटा, हमारे पास ये एक धातु का टुकड़ा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास समझ लीजिए ये एक धातु का टुकड़ा है। ये इस धातु के टुकड़े में मान लीजिए ये Fe का टुकड़ा है, तो Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव में समझाने के लिए, बाकी बहुत सारे Fe इसमें 3 माइनस 3 माइनस। तो बेटा जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा को ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचालित करेगा तो इनके सामने ना Fe के परमाणु आ जाएंगे, और जब Fe के परमाणु आएंगे इनके सामने, इलेक्ट्रॉनों के सामने, तो उनके बीच में टक्कर होगी, प्रतिरोध पैदा होगा। फलतः विद्युत धारा के सामने देखिए विद्युत धारा संचालित हो रही है, तो विद्युत धारा संचालित हो रही है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, लेकिन अचानक उनके सामने कौन आ जाता है, धातु का धनायन। और जैसे धातु का धनायन आता है तो एक प्रतिरोध पैदा हो जाता है, विद्युत के मार्ग में एक अवरोध पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है उस अवरोध के रूप में, Fe के परमाणु। इसके विपरीत अगर यहाँ पर आप देखना चाहें तो इस पर देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जल के अणु है, जल का अणु यानी H2O, उस पर हमने डाल दिया वैद्युत घट NaCl और NaCl डाल दिया। अब इस पे हम लोगों ने क्या लगाया, इलेक्ट्रोड, प्लस यहाँ पर लगाया माइनस, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब जल के अणु H2O, तो ये माइनस इस माइनस को यहाँ से जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये यहाँ से आएगा, तो पानी के अणु इसके सामने टकराएंगे। ये प्लस इस प्लस को रिपल्सन करेगा तो ये माइनस की तरफ जाएगा, तो न जाने कितने जल के अणु होंगे, उससे जल के टकराएगा। तो यहाँ पर अवरोध विद्युत के मार्ग में कौन पैदा कर रहा है, विलायक। यहाँ पर अवरोध कौन पैदा कर रहा है, विद्युत के मार्ग पर धातु का धनायन, ठीक है। तो ये है अंतर बेटा, 2 या 3 नंबर का ये अंतर पूछता है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।